Hello everyone, I am Deepak Sawant. वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी, और जो हमारा चैप्टर है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और जो टॉपिक है वो नीट की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखो बच्चों कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है और इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता है, बराबर। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझेंगे, जिससे क्या होगा आपके इस टॉपिक के बारे में मीन्स के काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मीन्स के आज का लेक्चर देखने के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा टॉपिक। तो देखो टॉपिक क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म है क्या? तो बच्चों काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट और करंट का मतलब होता है फ्लो। मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन में एक हमारी मतलब कि ट्यूब होती है लूप ऑफ हेनली, और जो उसके आजू बाजू जो वासा रेक्टा होता है, इसमें जो ब्लड का फ्लो और जो फिल्ट्रेट का फ्लो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, बराबर जी। इसके लिए इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म हम बोलते हैं। इजी वे में समझेंगे बच्चों। दूसरा कि क्वेश्चन ये होता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होता कहाँ पे है और क्यों होता है। तो फर्स्ट बच्चों आपको याद रखना है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म इज अकर्स इन ह्यूमन किडनी। ये किडनी के अंदर होता है बच्चों। किडनी में जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, मीन्स कि ये किडनी के अंदर होता है। अब दूसरा क्या होता है कि क्यों होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों होता है। तो जैसे देखो बच्चों कि जो मेमल्स होते हैं, मेमल्स जैसे कि ह्यूमन, हम लोग भी मेमल्स हैं। तो मेमल्स में क्या होता है बच्चों कि वाटर को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा कि हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसका बैलेंस हमको बना के रखना पड़ता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आपको पूछा जाता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस कॉन्सनट्रेटेड यूरिन। कि जो यूरिन होता है, कॉन्सनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों होता है बच्चों? तो देखो वापस मैं रिपीट करता हूँ कि काउंटर करंट मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस concentrated urine and regulate the water balance in our body, या तो कंजर्व वाटर। दो चीज़ों के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारे किडनी के अंदर होता है। फर्स्ट बराबर कि इट प्रोड्यूस कॉन्सनट्रेटेड यूरिन, एंड दूसरा इट कंजर्व वाटर इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में वाटर को बचा के रखना मीन्स के कंजर्व करने के लिए होता है। अब देखो कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों के जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे हम अच्छी बहुत डिटेल में बच्चों चैप्टर को हम समझ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। जैसे अभी मैंने क्या बताया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारे किडनी के अंदर क्यों होता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट टू प्रोड्यूस कॉन्सनट्रेटेड यूरिन। कॉन्सनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। तो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो बच्चों कि ये हमारे पास दो बाउल है, बाउल ए और बाउल बी। अब देखो बच्चों कि दोनों बाउल के अंदर मैंने 100 ml वाटर डाला हुआ है। ये दोनों बाउल जो है उसके अंदर हमने 100 ml वाटर डाला हुआ है, 100 ml वाटर, और दोनों के अंदर मैंने 2 चम्मच सॉल्ट डाला हुआ है, 2 स्पूनफुल सॉल्ट डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि बाउल ए और बाउल बी दोनों में वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि जो अभी क्या किया हमने कि ए और बी
ए और बी दोनों के अंदर मैंने 2 चम्मच सॉल्ट डाला हुआ है, राइट, बराबर, और दोनों में 100 ml वाटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी दोनों के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है और जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। अब देखो हम करते क्या है बच्चों कि अब जो बाउल ए है उसके अंदर हम 4 चम्मच शुगर डालते हैं, मीन्स के 2 तो हमने ऑलरेडी डाली हुई है और 2 चम्मच और हम शुगर डालते हैं। तो इसके अंदर 4 चम्मच शुगर है जबकि इसके अंदर 2 चम्मच शुगर है। दोनों के अंदर पानी सेम है, बट जो सॉल्यूट है वो ए के अंदर ज़्यादा है, बी के अंदर कम है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए है, जो सॉल्यूशन ए है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एज कंपेयर टू बी। व्हाई इट इज कॉन्सेंट्रेटेड? बिकॉज कि जो सॉल्यूट का जो प्रपोर्शन है वो दोनों में इक्वल है। क्या है? सॉल्यूट का जो प्रपोर्शन है वो बाउल ए के अंदर ज़्यादा है जबकि बाउल बी के अंदर कम है, राइट। तो अगर मुझे सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है बच्चों, देखो इस चीज को समझो तो आप काउंटर करंट मैकेनिज्म को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकोगे कि इफ आई वांट टू मेक सॉल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड, बराबर, सो आई हैव टू एड सॉल्यूट, उसके अंदर मुझे सॉल्यूट डालना पड़ेगा। तो मैं अगर सॉल्यूट डालता हूं तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरा बच्चों देखो क्या होता है कि अगर मैं इसमें से पानी को निकाल देता हूं, जैसे देखो कि 100 ml वाटर की जगह पे मैंने 50 ml वाटर कर दिया, बराबर, 50 ml वाटर। अभी देखो कि भाई दोनों के अंदर जो शुगर है, जो सॉल्ट है वो दोनों में इक्वल है। समझो कि इसके अंदर भी 2 चम्मच है, इसके अंदर भी 2 चम्मच है, दोनों में 100 ml वाटर है, दोनों में 100 ml वाटर है। अब हम क्या करते हैं कि बाउल ए में से मैं वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, मीन्स के 100 ml की जगह पे उसके अंदर हम 50 ml वाटर डालते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर आप दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर करते हो तो सॉल्यूशन ए इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन बी के कंपेयर में, बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर सॉल्यूट तो इक्वल है, 2-2 चम्मच है, बट बी के अंदर जो पानी है वो 100 ml है जबकि ए के अंदर जो पानी है वो 50 ml है। तो इसकी वजह से ए के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, बराबर, कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो ए है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो देखो बच्चों कि अगर मुझे सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है तो आई हैव 2 ऑप्शन, मेरे पास 2 ऑप्शन है, बराबर। या तो मैं क्या करता हूं कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का प्रोपोर्शन बढ़ा देता हूं, या तो सॉल्यूट का प्रोपोर्शन मैं नहीं बढ़ाता हूं, बट अगर मैं वाटर को कम कर देता हूं तो भी सॉल्यूशन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, राइट। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो एम होता है, सो काउंटर करंट मैकेनिज्म इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब ये कैसे यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करता है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये तो बच्चों आपको मालूम पड़ गया। दूसरा देखो कि जिसे हमने देखा कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है बच्चों वो कहाँ पे होता है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म किडनी के अंदर होता है, और किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है हमारा नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन के अंदर होता है। तो नेफ्रॉन का डायग्राम तो हमने ऑलरेडी बच्चों पढ़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा ऊपर से हम नेफ्रॉन को समझ लेते हैं, राइट। बहुत ही डिटेल में हम, मतलब थोड़ा ऊपर से, बट थोड़ा डिटेल में भी हम समझते हैं नेफ्रॉन का, क्योंकि अगर नेफ्रॉन के डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझते हो देन यू कैन अंडरस्टैंड काउंटर करंट मैकेनिज्म इजीली, सही है। तो देखो अब बच्चों देखो कि ये है हमारा नेफ्रॉन, हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया बोमेन्स कैप्सूल, बच्चों ये हो गया हमारी बोमेन्स कैप्सूल, राइट। चलो अब देखो कि इसके नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है।
अब एक रेनल आर्टरी आती है जो किडनी की तरफ ब्लड लेके जाती है। कौन सा ब्लड लेके जाती है? इम्प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड। इम्प्योर मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये बच्चों हमारी रेनल आर्टरी है जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये रेनल आर्टरी हमारी आ रही है बच्चों, कहाँ पे आ रही है? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ये रेनल आर्टरी है, ये अंदर होके बच्चों हाईली कॉइल्ड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड हो जाती है। और फिर ये रेनल आर्टरी यहां से बच्चों बाहर निकल रही है, यहां से, राइट। तो देखो इसको हम बोलेंगे बच्चों ये हमारी रेनल आर्टरी है। रेनल का मतलब होता है किडनी, रेनल आर्टरी, बराबर। और ये जो है बच्चों, इसको हम जो अंदर की तरफ आ रही है बोमेन्स कैप्सूल के, इसको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल, एफेरेंट आर्टीरियोल, राइट। और ये देखो अंदर आ रही है रेनल आर्टरी, यहां से जो अंदर आ रही है तो इसका डायमीटर थोड़ा बच्चों छोटा हो जाता है, अंदर आ रही है और अंदर एकदम कॉइल्ड हो जाती है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एकदम मुड़ी हुई रखी हुई है, बराबर। और फिर ये बाहर निकल रही है बोमेन्स कैप्सूल से। तो जो बाहर निकल रही है उसको हम बोलते हैं बच्चों इफेरेंट आर्टीरियोल, इफेरेंट आर्टीरियोल। मैं ए से लिख रहा हूं इफेरेंट आर्टीरियोल। ये इफेरेंट आर्टीरियोल आगे जाके आप देखोगे तो वासा रेक्टा बन जाता है, जिसको हम बाद में देखेंगे, सही है। अब ये जो मतलब कि जो आर्टरी है वो अंदर जो कॉइल हो गई है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो पूरी कॉइल हो गई है, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, ग्लोमेरुलस, सही है बच्चों। अब देखो कि जो फिल्ट्रेशन होता है वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है, ये याद रखना है, उसको भी हम यहाँ पे नहीं समझते हैं, जो फिल्ट्रेट होता है वो, राइट। अब ये बोमेन्स कैप्सूल में से ये ट्यूब निकल रही है, ये जो ट्यूब है यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तो थोड़ी और फिर ये आगे जाके नीचे जाती है, देन तो देखो इस तरह से है। अब बच्चों ये ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहाँ से सीधी जाती है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। तो ये बच्चों हो जाता है हमारा लूप ऑफ हेनली, जिसको मैं LOH लिख रहा हूँ, लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली ये है बच्चों हमारी DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब ये थोड़ी बोमेन्स कैप्सूल से दूर है इसकी वजह से। और ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। चलो यहां तक तो बच्चों आपको मालूम पड़ गया। अब देखो क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट हुआ, जो हमारा फिल्ट्रेट हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, बोमेन्स कैप्सूल में। जो भी मतलब ब्लड के अंदर जो भी एमिनो एसिड है, वाटर है, बराबर, देन आप देखोगे ड्रग्स है, यूरिया है, सब कुछ यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। सिर्फ जो आगे जाता है वो क्या जाता है? आगे जाता है वो प्रोटीन जाता है, बिकॉज प्रोटीन थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, और ब्लड सेल ये आगे जाता है, राइट। ये एफेरेंट आर्टेरियोल आगे जाके ऐसे मुड़ जाती है। देखो कि हम इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल है यहाँ आगे जाके देखो कि इसके पैरेलल हो जाती है, एंड देन और बच्चों इस तरह से ये बाहर निकल जाती है, राइट। इस तरह से ये बाहर निकल जाती है, सही है बच्चों, राइट। अब देखो जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट का जो डायरेक्शन होता है वो फिल्ट्रेट आपका ऐसे नीचे आता है,
तो यहाँ पे जो नीचे आ रहा है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, जिसको हम बोलते हैं DLH। फिर ये यहाँ पे जाता है और यहाँ से फिल्ट्रेट आपका ऊपर जाता है, इसको हम बोलते हैं एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, राइट। ये जब तक वो कलेक्टिंग डक्ट में नहीं पहुंचता है बच्चों, तब तक उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद उसको यूरिन बोला जाता है। फिर ये यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है और यहाँ से वो यूरेटर के अंदर चला जाता है, देन यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर हो जाता है, राइट। इस तरह से होता है, राइट। अब देखो बच्चों के हमारे जो नेफ्रॉन होता है, किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, बरोबर। एक होता है नेफ्रॉन हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है हमारा जुक्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जैसे देखो इसको समझते हैं, तो हमारी जो किडनी होती है, सपोज कि ये किडनी है, राइट, दिस इज किडनी जो बीन शेप होता है, तो ये जो बच्चों रीजन है, ये जो रीजन है, बराबर, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, मीन्स के दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला, मेड्यूला, बराबर, ये बोलते हैं। अब देखो कुछ नेफ्रॉन होते हैं वो उनका जो कलेक्टिंग मतलब कि जो लूप ऑफ हेनली होता है वो मेड्यूलरी रीजन में बहुत ही कम होता है। जैसे देखो कि यहाँ पे हमारा ये मतलब कि नेफ्रॉन है, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया और ये उसका पीसीटी हो गया, और ये बच्चों आप देखोगे तो ये लूप ऑफ हेनली है एंड देन इस तरह से है आपका, राइट। तो यहाँ पे आप बच्चों देखते हो ना कि यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनली है ना वो मेड्यूलर रीजन में बहुत ही कम है, मेड्यूलर रीजन में बहुत ही कम है, राइट। तो इस तरह के जो नेफ्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, राइट। अब कुछ नेफ्रॉन होते हैं, कुछ नेफ्रॉन होते हैं उनका जो लूप ऑफ हेनली होता है, जो लूप ऑफ हेनली होता है वो एकदम डीप में होता है, मेड्यूलरी रीजन में एकदम डीप में होता है। तो इस तरह के जो नेफ्रॉन होते हैं उसको बच्चों बोला जाता है जुक्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा मतलब कि बोमेंस कैप्सूल हो गया और ये पीसीटी हो गया, और देखो इसका जो लूप ऑफ हेनली है ना बच्चों, आप देखते हो लूप ऑफ हेनली आपने देखा ना, तो ये मेड्यूलरी रीजन में ज्यादा है बच्चों, मेड्यूलरी रीजन में बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के जो नेफ्रॉन होते हैं, इस तरह के जो नेफ्रॉन होते हैं उसको बच्चों हम बोलते हैं जुक्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। और ज़्यादातर मतलब कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होते हैं वो ज़्यादातर जुक्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो लूप ऑफ हेनली में होता है, बरोबर। मैं समझाता हूँ क्यों लूप ऑफ हेनली में होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था काउंटर का मतलब क्या होता है और करंट का मतलब क्या होता है। तो इस तरह के जो नेफ्रॉन है उसको हम बोलते हैं जुक्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जुक्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, सही है। तो देखो यहाँ तक तो आपको मालूम पड़ गया कि ये हमने थोड़ा डीप में नहीं देखा है, थोड़ा ऊपर ऊपर से हमने देखा है नेफ्रॉन का डायग्राम। ये मतलब कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ये हमारा लूप ऑफ हेनली है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, ये एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है। और ये जो ब्लड वेसल्स है, जो एसेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के जो सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं वासा रेक्टा। उस जो ब्लड वेसल मीन्स के वेसल्स नहीं है, कैपिलरीज है। तो इस तरह की जो ब्लड कैपिलरीज है सराउंडिंग द ascending loop of Henle and descending loop of Henle are called vasa recta। इसको हम बोलते हैं बच्चों वासा रेक्टा। सो दिस इज कॉल्ड वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, राइट, वासा रेक्टा, सही है बच्चों। तो ये हमने देख लिया। अब जैसे अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, मीन्स कि जैसे हमने देखा कि जो हमारा जो ब्लड होता है, सॉरी जो यूरिन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है,
मीन्स के 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन देन दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। जो यहाँ से जो फिल्ट्रेट निकलता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे देखो कि ये बोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है उसकी जो ऑस्मो रेगुलरिटी होती है, तो वो जो ऑस्मो रेगुलरिटी होती है वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मिली ऑस्मोल पर लीटर 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, राइट, 300। जबकि जो यूरिन होता है हमारा, जो यूरिन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो होता है 1200। कितना होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन? 1200 होता है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। तो 3 4 या 12 मीन्स के जो यूरिन होता है इट इज 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड देन दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन से 4 गुना ज्यादा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, राइट। चलो अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बच्चों कहाँ पे होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म लूप ऑफ हिनली में होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लूप ऑफ हिनली को देखते हैं। तो जैसे देखो कि समझो कि ये किडनी है, तो ये बच्चों हमारा किडनी है, समझो किडनी है। तो ये किडनी का आउटर रीजन है। जैसे देखो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो रीजन है, जो येलो और व्हाइट के बीच वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला जो रीजन है उसको बच्चों हम बोलते हैं मेड्यूला, रेनल मेड्यूला। क्या बोलेंगे? रेनल मेड्यूला, राइट। तो ये जो हमारा ऊपर वाला जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे बच्चों कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स रीजन बोलेंगे। और ये जो नीचे वाला जो रीजन है उसको हम बोलेंगे रेनल मेड्यूला, रेनल मेड्यूला, रेनल मेड्यूला, राइट। अब देखो कि जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारा मीन्स के काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो नेफ्रॉन में होता है, बट नेफ्रॉन में कहाँ पे होता है? तो नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हिनली होता है वहाँ पे होता है। मीन्स के जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है बच्चों वो ज़्यादातर रेनल मेड्यूला में होता है, रेनल मेड्यूला। तो उसके लिए सिर्फ हमको मतलब कि लूप ऑफ हिनली ही ड्रॉ करना है, राइट। तो यहाँ पे होता है। अब देखो ये जो है वो ऊपर वाला रेनल मेड्यूला है, धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हो, बराबर। मीन्स के आउटर मेड्यूला, देन मिडल मेड्यूला, देन इनर मेड्यूला। ये इनर वाला है, मतलब कि यहाँ पे देखोगे तो ये इनर है, देन ऊपर की तरफ आप जाते हो तो वो आउटर मेड्यूला हो जाता है। क्या हो जाता है? आउटर मेड्यूला, राइट। तो अब हम लूप ऑफ हिनली बनाते हैं। लूप ऑफ हिनली यहाँ पे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड हम नहीं बना रहे, राइट। तो देखो फिर भी हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया, और राइट ये हो गया। अब देखो बच्चों ये है हमारी लूप ऑफ हिनली। फिर यहाँ से, और ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, राइट। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये जो लूप ऑफ हिनली है, मीन्स के फिल्ट्रेट आपका यहाँ से यू आएगा, बराबर। तो ये फिल्ट्रेट का हमारा डायरेक्शन है, राइट। फिर यू जाएगा एंड देन यू, राइट। और यहाँ पे जो यूरिन जाएगा वो बच्चों ऐसे जाएगा। तो ये जो लूप ऑफ हिनली है ये यहाँ पे मतलब कि जो फिल्ट्रेट का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनली। क्या बोलेंगे बच्चों? डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनली। सो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनली। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे देखो कि जो फिल्ट्रेट आपका यू होके यू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो लूप ऑफ हिनली है यहाँ पे फिल्ट्रेट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है।
तो इसको हम बोलेंगे एसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली, एसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली। अब देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब क्या होता है बच्चों, काउंटर मीन्स ऑपोजिट, करंट मीन्स फ्लो। तो देखो फर्स्ट क्या हो रहा है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली है और जो एसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली है, इनके बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। एंड ड्यू टू दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म, बराबर, सो देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहाँ पे जो काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है, देखो कि ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली है उसमें फिल्ट्रेट का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ है, whereas in ascending loop of Henle the direction of flow of filtrate वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब यहाँ पे मतलब कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली और एसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली के बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट। ये जो हमारा पूरा रीजन है, ये जो रीजन है ये खाली नहीं है बच्चों, इस रीजन को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम बोलेंगे। इसके अंदर ये जो इंटरस्टिशियम रीजन है बच्चों, जो रेनल मेड्यूला के अंदर होता है, ये जो इंटरस्टिशियम जो रीजन है ये भी खाली नहीं है, इसके अंदर भी फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बराबर। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे एक हमारा फ्लूइड है बच्चों जिसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट। ये खाली नहीं होता है, अंडरस्टूड, ये भरा हुआ है, मींस के फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो कि जैसे हमने देखा था कि ये जो हमारी मतलब के इफेरेंट आर्टीरियोल है ये आपका रेनल मेड्यूला में आती है, और जो जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा, ये जो एसेंडिंग और डिसेंडिंग लूप के सराउंडिंग में होती है, राइट। डिसेंडिंग और एसेंडिंग लूप के सराउंडिंग में होते हैं। तो जैसे देखो कि यहाँ से मतलब हमारी, जिसको मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, तो ये हमारी एफेरेंट आर्टीरियोल बच्चों यहाँ से निकल रही है, और ये निकल के ये जो क्या है, ये एसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली है, एंड देन ये यहाँ से बच्चों बाहर निकल जाती है, राइट, किडनी के बाहर निकल जाती है। तो देखो ब्लड का डायरेक्शन कैसा है बच्चों, तो यहाँ पे जो ब्लड आपका निकला यू जा रहा है, यहाँ से यू, तो यहाँ पे देखो जो ब्लड का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, जबकि जो एसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली में जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे अब ये जो नीचे की तरफ जो ब्लड जा रहा है, यू निकल के, ये ब्लड यू होके बराबर प्योर हो गया, मतलब साफ हो गया, सारा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल निकल के ये किडनी में से बाहर चला गया आपका, राइट, बराबर। तो यहाँ पे जो ब्लड का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग वासा रेक्टा, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग वासा रेक्टा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, बराबर। अब ये ब्लड जो फ्लो करके आपका ऐसे जा रहा है, राइट। तो यहां पे अब देखोगे ये जो वासा रेक्टा है इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो ऊपर की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे एसेंडिंग वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे, एसेंडिंग वासा रेक्टा, एसेंडिंग वासा रेक्टा, एसेंडिंग वासा रेक्टा। तो दूसरा देखो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है, दूसरा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है वो डिसेंडिंग वासा रेक्टा और एसेंडिंग वासा रेक्टा के बीच में हो रहा है। डिसेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ है, एसेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ है। सो देयर इज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर्स बिटवीन द एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग वासा रेक्टा, इसके बीच में भी होता है एज वेल एज। आप देखोगे तो ये जो मतलब डिसेंडिंग जो वासा रेक्टा है, बराबर, वो जो एसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली है उसके पैरेलल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। मींस के हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिसेंडिंग वासा रेक्टा इज पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली, वेरेज एसेंडिंग वासा रेक्टा इज पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिसेंडिंग लूप ऑफ हिंडली।
मीन्स के जो एसेंडिंग वासा रेक्टा है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के पैरेलल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये वासा रेक्टा और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, सॉरी एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, इनके बीच में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है। क्या हो रहा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है। तो बच्चों बस ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड कंजर्व वाटर। बराबर, यही काउंटर करंट मैकेनिज्म है, बराबर, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। सही है ना? चलो अब देखो कि ये हमारा रेनल मेड्यूला है। रेनल मेड्यूला का जो ऑस्मो रेगुलरिटी होती है बच्चों, रेनल मेड्यूला की जो ऑस्मो रेगुलरिटी होती है, तो समझो कि यहाँ पे जो ऑस्मो रेगुलरिटी है वो 300 है। जैसे जैसे आप डीप में जाते हो, मीन्स के धीरे धीरे आप रेनल मेड्यूला के अंदर की तरफ जा रहे हो, तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मो रेगुलरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। मीन्स के हम ऐसा बोलते हैं कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक होते जाता है। क्या होता जाता है? हाइपरटोनिक होते जाता है। बराबर, ये 300 है, देन 400, फिर यहाँ पे 600 है, देन 800, देन 1000, और बच्चों यहाँ पे नीचे एकदम इनर में ये है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो आप देखते हो इसको हम बोलते हैं मीन्स के ऑस्मो रेगुलरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो मीन्स के इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अब देखो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट हमारा निकला, जो फिल्ट्रेट मतलब के बोमेंस कैप्सूल में से जो फिल्ट्रेट निकला, उसकी जो ऑस्मो रेगुलरिटी होगी बच्चों, उसकी जो ऑस्मो रेगुलरिटी होगी यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में, वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। राइट, मीन्स के यहाँ पे 300 होगा, देन ये धीरे धीरे बच्चों 400 होता होगा, देन 600, देन 800, देन 1200। अब देखो कि जो फिल्ट्रेट होगा, ये जो फिल्ट्रेट होगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। बराबर, इसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। सही है? अब हम इसको समझते हैं। तो जैसे देखो कि यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। मीन्स कि यहाँ पे जो भी वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा, मतलब के एमिनो एसिड बाहर निकलेगा, ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा, ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा। राइट, अभी देखो जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मो रेगुलरिटी बच्चों कितनी है? 300। बराबर, अब ये धीरे धीरे मतलब रेनल मेड्यूला के अंदर आया, मतलब के डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली आया। अभी देखो कि क्या होता है कि आपको एक चीज बच्चों याद रखना है, एक चीज, वन थिंग यू शुड बी रिमेंबर दैट कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर ओनली। ये वाटर को परमिएबल होती है। बराबर, मीन्स कि यहाँ से कोई भी आयन नहीं जा सकते, पानी को निकलने का रास्ता है बच्चों, तो यहाँ से पानी आपका बाहर निकलेगा। तो जैसे देखो हमने क्या देखा था शुरू में, हमने क्या देखा था कि अगर हम वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे जो होगा, बराबर, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ब्लड प्लाज्मा के बराबर होगा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा। मीन्स के आइसोटोनिक होगा। कैसा होगा? आइसोटोनिक होगा। राइट, ये धीरे धीरे नीचे आएगा ना तो ये हाइपरटोनिक होते जाएगा। तो देखो ये 300 है और यहाँ पे 400 है। जब सॉल्यूशन हमारे मतलब फिल्ट्रेट यहाँ पे आया तो वो क्या करेगा? वाटर को रिमूव करेगा, H2O आपका रिमूव हो गया, तो वो आप मतलब 400 हो गया, पानी उसने निकाला। अब यहाँ पे 400 है जबकि यहाँ पे 600 है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। यहाँ पे भी मतलब कि वाटर निकलेगा तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ पे भी हमारा H2O बाहर निकलेगा, रीअब्जॉर्ब होगा। राइट, यहाँ पे भी H2O हमारा बाहर निकलेगा, रीअब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे भी H2O हमारा बाहर निकला, रीअब्जॉर्ब। बराबर, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 1200 है, मीन्स के इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है।
बराबर। रीअब्जॉर्ब होके ये कहाँ पे जा रहा है, मतलब कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जा रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ये वाटर जा रहा है, राइट। अब देखो कि ये जो फिल्ट्रेट हमारा आया, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब ऑस्मोल रेगुलरिटी कितनी है 1200। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होते जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है मतलब के 1000, इसके 1000 होगा। यहाँ पे हो गया बच्चों 800, यहाँ पे हो गया 600, यहाँ पे हो गया समझो 500, 400 एंड देन बच्चों देखो यहाँ पे हो गया हमारा 300। क्या हो गया 300। अब देखो क्या है कि यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर वो ज्यादा है, मतलब सॉरी कम है, मतलब कि सॉल्यूट ज्यादा है हमारा, राइट। अब एक चीज याद रखना है कि ये एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है। सो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज ओनली परमिएबल टू आयन, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, मीन्स के पानी यहां से बाहर नहीं जा सकता है। ये आयन के लिए परमिएबल होता है। ये जो मतलब यहाँ पे थोड़ा मोटा होता है वासा रेक्टा, थोड़ा मतलब सॉरी एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली थोड़ी मोटी होती है। ये जो होती है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू आयंस, बिकॉज कि यहाँ पे सोडियम आयन पंप्स होते हैं। यहाँ पे सोडियम आयन और पोटेशियम आयन इनका एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होगा, एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होगा। मीन्स के देखो तो क्या होगा बच्चों कि यहां से मतलब के सोडियम क्लोराइड आपका बाहर निकलते जा रहा है, मतलब के सोडियम आयन आपका बाहर निकलते जा रहा है, मतलब के सॉल्यूट कम होते जा रहे हैं, पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बराबर। तो देखो ये धीरे धीरे कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा। कैसा होगा, हाइपोटोनिक। और सोडियम आयन आपका बाहर निकल गया और हाइपोटोनिक हो गया, और सोडियम आयन आपका बाहर निकल गया और हाइपोटोनिक हो गया, और सोडियम आयन आपका बाहर निकल गया और हाइपोटोनिक हो गया, राइट। और अल्टीमेटली यहाँ पे बच्चों हो गया हमारा 300, और ये है हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो इसके साथ कनेक्ट हो जाती है, राइट। अब देखो तो मतलब कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोरेगुलरिटी कितनी थी 300, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है उसकी भी ऑस्मोलरिटी 300 है, राइट। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो सोडियम आयन जो बच्चों आपका बाहर निकला वो कहां पे गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर गया, राइट। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे वाटर क्यों रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर क्यों रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो सोडियम आयन जो है वो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में से बाहर निकल के वो कहां पे जा रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जा रहा है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बच्चों। क्या होगा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, राइट। अब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर, वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, सॉरी डाइल्यूट नहीं कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो जितना सोडियम आयन यहाँ से बच्चों इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है उतना ही वाटर मतलब ये जो हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है उतना ही पानी बाहर निकलेगा, जिससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बच्चों मेंटेन रहता है, राइट। और इसकी वजह से यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, वाटर हमारा यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है, राइट। अब ये होता है कि ये जो सोडियम आयन आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर गया, वाटर जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर गया, क्या ये यहाँ पे ही रहता है, नहीं बच्चों यहाँ पे नहीं रहता है। वो होता क्या है कि ये जो सोडियम आयन आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर गया वो सोडियम आयन आपका एंटर हो जाएगा ब्लड के अंदर। ये जो हमारा मतलब कि DVRA डिसेंडिंग वासा रेक्टा है उसके अंदर सोडियम आयन हमारा एंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम आयन बच्चों हमारा एंटर हो जाएगा। मीन्स के यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड आप देखो ब्लड के अंदर सोडियम आयन आपका बढ़ जाएगा, राइट। ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, ये याद रखना है। तो ब्लड का यहाँ पे सोडियम आयन जो है वो एंटर हो जाता है ब्लड के अंदर, बराबर। और इस तरह से हमारी बॉडी आयन को रेगुलेट करती है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन, अभी मैंने क्या बताया कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, राइट।
कॉन्सेंट्रेशन आपका चेंज नहीं होता है, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेंज नहीं होता है। तो जितना सोडियम आयन ब्लड के अंदर एंटर हुआ, बराबर, डिस्टल वासा रेक्टम में, सॉरी डिसेंडिंग वासा रेक्टम में, उतना ही जो यहाँ से देखो, यहाँ से मीन्स के डिसेंडिंग लूप ऑफ हिल्ली में से जो वाटर आपका बाहर निकल रहा है, वो वाटर अल्टीमेटली एंटर हो गया एसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर, H2O एंटर हो गया, राइट। और इस तरह से जो वासा रेक्टा का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहता है, राइट। जितना सोडियम क्लोराइड डिसेंडिंग वासा रेक्टा में एंटर होता है, उतनी ही अमाउंट ऑफ वाटर एसेंडिंग वासा रेक्टा में एंटर होता है, क्योंकि ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, जो पानी छोड़ता है वो इसके अंदर एंटर होता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे आयन और वाटर का बैलेंस हो जाता है, राइट बच्चों। अब देखो कि ये होता है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, और इस तरह से मतलब आप देखते हो बच्चों, इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, तो बच्चों डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो आयन है और जो वाटर है, जो आयन है और जो वाटर है, उसका सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि वो डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में कितना पानी है, मीन्स के वाटर को वो रीअब्जॉर्ब करेगा या सिक्रेट करेगा, राइट। तो देखो 300 है, तो अगर समझो कि आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से हमारा जो आयन है उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, और उसको कौन कंट्रोल करता है, एक हार्मोन्स कंट्रोल करता है जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो कौन सिक्रेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करता है, बराबर, ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, बराबर, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। तो यहाँ पे कितना सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन रीअब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करता है कि हमारे ब्लड के अंदर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन कितना है उसके ऊपर, और इसको रेगुलेट करता है एल्डोस्टेरोन विच इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करता है, जिससे हमारे ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहता है, राइट, बराबर। यहाँ पे समझो कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पानी है, बराबर, तो मतलब कि समझो कि बहुत ज्यादा पानी है तो वो पानी को जाने देगा, बट अगर समझो कि वाटर कम है तो वाटर को वापस रीअब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे H2O को रीअब्जॉर्ब करेगा वाटर को। अब यहाँ पे भी वो जो वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। कैसा होता है, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स ADH। एक हार्मोन से ADH जो सिक्रेट होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वहां से एक हार्मोन सिक्रेट होता है ADH, जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये सिलेक्टिवली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखो बच्चों कि ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ गया, इसको बच्चों हम बोलेंगे यूरिन। और अभी यूरिन की जो ऑस्मोरेगुलरिटी है वो कितनी है बच्चों, तो यूरिन की जो ऑस्मोरेगुलरिटी है वो है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, राइट। अब ये धीरे धीरे मतलब नीचे आएगा, यहाँ पे वो 400 हो जाएगा, मीन्स के वाटर वापस यहाँ पे हमारा रीएब्जॉर्ब होगा, बराबर। यहाँ पे हो गया हमारा समझो 500, वाटर हमारा रीएब्जॉर्ब हो गया, 600 हुआ, 800, 1000, एंड अल्टीमेटली बच्चों देखो ये जो हमारा यूरिन है, जो हमारा यूरिन है वो कितना हो गया बच्चों, 1200। जो यूरिन है वो है हमारा 1200 ऑस्मोल पर लीटर। तो यहाँ पे भी वाटर का हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा बच्चों देखो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया वापस रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ से जो नीचे वाला जो एरिया है कलेक्टिंग डक्ट का जो नीचे वाला एरिया है वहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रीअब्जॉर्ब होगा, और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो रीअब्जॉर्ब हो गया वो वापस यहाँ पे हमारी जो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है उसके अंदर एंटर हो जाएगा। थोड़ा बहुत यूरिया
थोड़ा अब सवाल आप ये बोलोगे कि ये यूरिया तो रीअब्जॉर्ब होके वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया। नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत यूरिया रहता है बट मैक्सिमम यूरिया वापस हमारा एंटर हो जाता है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और वापस यूरिया आपका मेंटेन होता है। और यहाँ पे आप देखते हो तो यूरिन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, यूरिन 1200 हो गया, जो इनिशियल कितना था 300 मीन्स के 4 टाइम हो गया। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि यूरिन इज 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड देन दैट ऑफ द इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट मीन्स के जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसका जो ऑस्मो रेगुलरिटी थी वो कितनी थी 300 थी, जबकि अभी जो यूरिन हमारा प्रोड्यूस हो गया वो 1200 हो गया, राइट। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।